स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 12 का गृह कार्य जो कि कॉमर्स का है। विषय है लेखाशास्त्र। पाठ है अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 23 तारीख का ये गृह कार्य। पहला प्रश्न है, अलाभकारी संस्थाओं से आप क्या समझते हैं? अलाभकारी संस्थाएं से आशय है ऐसे संस्थानों से है जिनका प्रयोग सामाजिक कल्याण के लिए होता है तथा जिनका उद्देश्य लाभ से प्रेरित होना नहीं होता है। इनका मुख्य उद्देश्य किसी विशिष्ट समूह या समस्त जनता को सेवाएं प्रदान करना होता है। आमतौर पर यह किसी प्रकार का उत्पादन, क्रय विक्रय और उधार लेन देन नहीं करती है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, अलाभकारी संस्थाओं की क्या विशेषताएं हैं? अलाभकारी संस्थाओं की विशेषताएं इस प्रकार है। यह संस्था किसी विशिष्ट समूह या समस्त जनता को जैसे शिक्षण, व्यायामशाला, मनोरंजन, खेलकूद तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं को जाति, धर्म, रंग को ध्यान दिए बिना सेवाएं प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सेवाओं को लागत के बिना या नाम मात्र की लागत पर उपलब्ध कराना होता है, न कि लाभ कमाना। इनका निर्माण धर्मार्थ प्रन्यास समाज की तरह होता है। इनमें अनुदान करने वाले इसके सदस्य कहलाते हैं। तीसरा, इनके कार्यों का प्रबंध सामान्यतः प्रबंधक, शासन संबंधी कमेटी तथा इसके चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। चौथा, इन संस्थाओं की आय के मुख्य स्रोत होते हैं सदस्यों से अनुदान, दान सामान्य, वसीयत सामान्य, अनुदान में सहायता और विनियोग से आय। पांचवा, इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्रोतों द्वारा बनाई गई निधि को पूंजी निधि अथवा सामान्य निधि में जमा किए जाते हैं। छठा, व्यय पर आय का अधिशेष के रूप में इसके सदस्यों के मध्य वितरित नहीं होता है। इसको सरल रूप से पूंजी निधियों से जोड़ेंगे। सातवां, अव्यापारिक संस्थाओं की प्रसिद्धि को सामाजिक कल्याण में उनके अंशदान के कारण उत्पन्न किया जाता है, न कि उनको ग्राहकों या मालिकों को संतोष करने के कारण। आठवां, इन संस्थाओं द्वारा उपलब्ध लेखों की सूचना के से आशय इनकी वर्तमान और मजबूत अंशदान से वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने से है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, अलाभकारी संस्थाओं का लेखांकन किस पर किया जाता है? आइए देखते हैं। आपको लिखना है यहाँ से, यह संस्थान एक रोकड़ पुस्तकें रखती है और सभी प्रकार के भुगतानों को प्रलिखित किया जाता है। यह लेखा बही का प्रतिपादित करते हैं जिसमें सभी आय, व्यय और परिसंपत्तियों और दायित्वों का लेखांकन अभिलेखन किया जाता है। यह एक लेखा वर्ष की संपत्ति पर वित्तीय विवरण बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त ये सभी मूर्त संपत्तियों, परिसंपत्तियों तथा उपभोग करने लायक को प्रतिलेखन करने के लिए एक स्टॉक रजिस्टर का भी आवश्यक उपयोग करते हैं। आपको इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। सामान्यतः एक तो ये रोकड़ बही का इस्तेमाल करते हैं और मृत संपत्तियां जो कि मृत संपत्तियां जो होती हैं, मृत संपत्तियों के लिए एक स्टॉक रजिस्टर का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय और व्यय खाते में अंतर स्पष्ट करें। पॉइंट वाइज देखेंगे। अंतर का आधार पहला प्रकृति। पहले हम देख रहे हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता, फिर देखेंगे आय व व्यय खाता। यह नगद और बैंक लेन देन का सारांश है। इसमें देखेंगे यह वर्तमान वर्ष की आय और व्यय का सारांश है। दूसरा अंतर का आधार है राजस्व और पूंजी। यह राजस्व और पूंजी दोनों प्रकृति से संबंधित लेन देन को दर्ज करता है। यह केवल राजस्व से संबंधित लेन देन को दर्ज करता है। अवधि, गत वर्ष और आगामी अवधि से भी संबंधित प्राप्तियां एवं भुगतान। इसमें केवल चालू अवधि से संबंधित आय का और व्यय में की मदें। नाम पक्ष, इस खाते के नाम पक्ष में प्राप्तियों का अभिलेखन किया जाता है। इस खाते के नाम पर पक्ष और व्ययों और हानियों का अभिलेखन भी किया जाता है। जमा पक्ष, इस खाते के जमा पक्ष में भुगतानों का अभिलेखन किया जाता है और इस खाते में जमा पक्षों में आय व अभिलेखों का अभिलेखन किया जाता है। हाश, इसमें हाश सम्मिलित नहीं होता है जबकि आय व्यय में हाश सम्मिलित होता है। आरंभिक शेष हस्तस्थ रोकड़, बैंक स्थ रोकड़ और आरंभिक अधिविषक को दर्शाता है। इसमें सिर्फ आरंभिक शेष नहीं होता है। अगला है अंतिम शेष। अंतिम शेष
अंत में हस्तस्थित रोकड़ तथा बैंक शेष को दर्शाता है और अंतिम शेष इसमें आय का व्यय पर आधिक्य या विपरीत स्थिति को दर्शाता है। अंतिम प्रश्न है, प्राप्ति एवं भुगतान खाते को उदाहरण देकर समझाइए। प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक लेखा वर्ष के अंत में नगद प्राप्तियां एवं नगद भुगतान सारांश होता है। इसमें केवल नगद लेन देन का विवरण दर्ज किया जाता है। आय व्यय का हिस्सा जो इस वर्ष नगद प्राप्त किया जाता है उसका भुगतान किया जाता है, उसको प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दर्ज किया जाता है। इसके पूंजीगत और राजस्व दोनों तरह के लेन देन का विवरण दर्ज होता है और ये खाता पिछला, वर्तमान, भविष्य से संबंधित लेन देन का विवरण भी दर्ज करता है। इसलिए इसे पूर्व प्राप्त या अर्जित आय या पूर्व भुगतान या बकाया खर्चों के लिए समायोजन नहीं किया जाता है। यह नकदी के आधार पर तैयार किया जाता है। इसका शेष अगले वर्ष के प्राप्तियों तथा भुगतान खातों में लिया जाता है। इसका बैलेंस कभी क्रेडिट नहीं हो सकता है। इस खाते पहले वर्ष को छोड़कर शुरुआती शेष राशि दिखाते हैं। इस खाते का समापन शेष पहले वर्ष में प्रदर्शित होता है। उदाहरण के लिए हम प्राप्ति और भुगतान में अलग अलग देखते हैं। प्राप्ति में हम देख सकते हैं हमको प्राप्त राशि कहाँ से हो रही है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने आपके कार्यालय में रद्दी है, उसको बेचा तो उससे प्राप्त हुआ, सरकारी अंशदान आया या किसी ने दान किया, या फिर आपने बोली लगाई अपने पड़े हुए माल की तो वो प्राप्ति हुई। भुगतान में आपकी जैसे मजदूरी हो गई, मनोरंजन कर हो गया, इसी प्रकार अन्य जितने भी कर होते हैं या फिर हम भुगतान करते हैं अपने ऑफिस से, वह सभी भुगतान के अंदर दर्ज किए जाते हैं। आशा करता हूँ आप ये गृह कार्य आसानी के साथ पूरा कर पाए होंगे। इसी प्रकार आगे भी करने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।